हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंप्लेक्स मेथड, जो कि एक मेथड है एलपीपी को सॉल्व करने का। ग्राफिकल मेथड हमने देख लिया है कि ग्राफिकल मेथड से किसी एलपीपी को जिसमें दो वेरिएबल्स हैं कैसे सॉल्व करते हैं। बट अगर जो एलपीपी हमें दे रखी है जिसको हमें सॉल्व करना है उसमें दो से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं, देन ग्राफिकल मेथड फेल हो जाता है और फिर ऐसी एलपीपी को हम सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है, इसमें दो वेरिएबल्स ही हैं, तो हम इसे ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है, आपको दिखाऊंगा मैं। बट हम यहाँ पर इस वीडियो में ही सीखेंगे कि कैसे सिंप्लेक्स मेथड को यूज करके दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स वाली एलपीपी को सॉल्व किया जाता है। और ये क्वेश्चन मैंने इसलिए भी लिया है क्योंकि ये लास्ट ईयर 2023 में पूछा गया है। मे बी इस ईयर भी इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन या हो सके यही क्वेश्चन पूछा जाए। सो लेट्स स्टार्ट। हियर आर सम स्टेप्स कि कैसे स्टेप 1 स्टेप 2 कैसे मतलब कंप्यूटेशनल प्रोसीजर ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड फॉर द सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी। ठीक है, स्टेप 1 सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं, ये आपको मैंने जो नोट शेयर किए हैं उसमें भी आपको दिख जाएंगे। राइट, सो स्टेप 1 में बोलता है कि हमको जो एलपीपी दे रखी है उसको, अगर वो प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन वाली प्रॉब्लम है, देन कन्वर्ट इट इनटू अ मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। ठीक है, तो हमारी ये प्रॉब्लम ऑलरेडी मैक्सिमाइजेशन वाली ही है। बट स्टेप 1 बोलता है कि अगर ये मिनिमाइजेशन वाली प्रॉब्लम होती, अगर मिनिमम होता तो हम इसको मैक्सिमम वाली प्रॉब्लम में कन्वर्ट करते, वो हम बाद में देखेंगे। ओके, बाद में हम मतलब नेक्स्ट वीडियो में, दूसरी वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कैसे किसी एलपीपी को स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना होता है। एनीवेज, ये ऑलरेडी मैक्सिमाइजेशन वाली ही फॉर्म में है। स्टेप 2, जितने भी राइट हैंड साइड एलिमेंट हैं, जो बी हैं जितने भी, ठीक है, जो राइट हैंड कंस्ट्रेंट्स के राइट हैंड साइड एलिमेंट्स, वो सारे नॉन नेगेटिव होने चाहिए। एंड अगर कोई बी आई नेगेटिव है तो पूरे के पूरे कंस्ट्रेंट को माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर राइट हैंड साइड एलिमेंट्स 10 और 40 हैं, जो कि पहले से ही नॉन नेगेटिव हैं, कोई नेगेटिव नहीं है। बट फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे -10 होता तो हम इस पूरे कंस्ट्रेंट को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते और ये पूरा कंस्ट्रेंट बन जाता -x1 + x2, और ये हो जाता ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, और ये हो जाता 10। तो राइट हैंड साइड हमारा पॉजिटिव मतलब नॉन नेगेटिव हो गया। हमारे वाले क्वेश्चन में पहले से ही राइट हैंड साइड एलिमेंट्स नॉन नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं है। सो ओके, फाइन। स्टेप 3, ऐड स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल इफ नीडेड। देखिए इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी कंस्ट्रेंट्स हैं उनको हमें इक्वेशन बनाना होता है। ठीक है, अगर किसी कंस्ट्रेंट में लेस देन इक्वल टू साइन है तो इसको इक्वेशन बनाने के लिए, यहाँ पे इक्वल टू साइन लिखने के लिए हमें लेफ़्ट साइड में एक वेरिएबल ऐड करना होता है, उसको हम बोलते हैं स्लैक वेरिएबल। राइट, ये जो नोट्स मैंने शेयर किए हैं आपके साथ, उसमें आप देख सकते हैं स्लैक वेरिएबल्स। इफ़ अ कंस्ट्रेंट हैज़ अ साइन लेस देन इक्वल टू, देन इन ऑर्डर टू मेक इट एन इक्वेशन वी हैव टू ऐड समथिंग पॉजिटिव टू द लेफ्ट हैंड साइड। मतलब अगर सपोज ये एलपीपी कोई दे रखी है, इसका मैक्सिमाइजेशन फंक्शन है, और यहाँ पर सपोज ये कंस्ट्रेंट्स हैं दोनों में लेस देन इक्वल टू साइन है, तो इस वाले कंस्ट्रेंट को देखिए आप, इस वाले कंस्ट्रेंट में इन्होंने x1 + x2 + x3, और यहाँ पर इन्होंने एक नया वेरिएबल ऐड कर दिया x4, और ये लेस देन इक्वल टू बन गया इक्वल टू, और ये हो गया b1। ये इनइक्वालिटी इक्वेशन में बदल चुकी है। बट ओके वन मोर थिंग, मैंने शायद यहाँ पे ये कहा था कि एनीवेज, सो ये इनइक्वालिटी इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुकी है, बट हमें एक वेरिएबल ऐड करना पड़ा विच इज़ कॉल्ड स्लैक वेरिएबल। तो ये x4 हमारा स्लैक वेरिएबल है। उसी तरह से इस वाले कंस्ट्रेंट को भी हमने इक्वेशन में बदल दिया, और यहाँ पर एक नया वेरिएबल
ऐड कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये भी स्लैक वेरिएबल, ये लिखा हुआ है x4 एंड x5 आर कॉल्ड स्लैक वेरिएबल्स। बट व्हाट इफ़ यहाँ पर लेस देन इक्वल टू ना होके ग्रेटर देन इक्वल टू होता। अगर यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में एक पॉजिटिव वेरिएबल सब्ट्रैक्ट करना होता है। देखिए कहाँ पर ऐड करना है, कहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है, ये भी आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू b1 का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 जो है b1 से बड़ा नहीं है। मतलब या तो ये b1 के बराबर है या b1 से छोटा है। दैट मीन्स अगर आप चाहते हैं कि ये b1 के बराबर बन जाए तो हमें यहाँ पर कुछ जोड़ना पड़ेगा, बिकॉज ये लेस देन इक्वल टू है। ओके, इसीलिए हमने यहाँ पे ऐड किया है। बट अगर हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू वाला कंस्टेंट होता है जैसे ये, तो ये x1 प्लस 2x2 माइनस प्लस 3x3 इक्वल टू b2, ये देखिए ये वाला जो कंस्टेंट है, ये वाला, ये इसको इक्वेशन जस्ट अ मिनट। ओके, सो इस वाले एलपी में आप देखेंगे थर्ड वाले कांस्टेंट को देखिए आप, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू साइन है। दैट मीन्स ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये b3 से बड़ा है या b3 के बराबर है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड b3 के बराबर हो तो हमें लेफ्ट हैंड साइड से कुछ घटाना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल घटा रहे हैं -x6। ओके, वन मोर थिंग, यहाँ पर पता नहीं क्यों इन्होंने इस x1 माइनस 2x2 प्लस 3x3 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है। आई थिंक दिस इज़ अ मिस्टेक। ओके, इस वाले कंस्टेंट को इन्होंने इक्वेशन बनाने के लिए एक वेरिएबल x4 ऐड किया है, बिकॉज यहाँ पर लेस देन इक्वल टू था। सो x4 एक स्लैक वेरिएबल है, यहाँ पर इन्होंने x5 सब्ट्रैक्ट किया, ये सरप्लस वेरिएबल है। यहाँ पर भी इन्होंने एक वेरिएबल सब्ट्रैक्ट किया, ये भी सरप्लस वेरिएबल है। ऑलराइट, तो चलते हैं वापस। हमारे पास तो दोनों कंस्टेंट में लेस देन इक्वल टू साइन है, तो सरप्लस वेरिएबल घटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें दोनों इक्वेशंस में से एक वेरिएबल यहाँ पर ऐड करना है, स्लैक वेरिएबल, और एक यहाँ पर। अब देखिए दो वेरिएबल तो ऑलरेडी दे चुके हैं, x1 x2 ये हमें दिए हुए हैं, तो इसका मतलब जो हम वेरिएबल ऐड करने वाले हैं उनको हम x3 x4 मान सकते हैं। कहीं कहीं पर किसी बुक में आप देखेंगे या यूट्यूब वीडियो में, तो स्लैक वेरिएबल्स को वो जो यहाँ पे ऐड करने वाले हैं उसको वो s1 और जो यहाँ पे ऐड करने वाले हैं उसको s2 कह सकते हैं, s फॉर स्लैक। सो पैनिक करने वाली बात नहीं है। एनीवेज आई विल रिकमेंड दैट आप x1 x2 के बाद x3 x4 ही रखें तो ज़्यादा बढ़िया होगा। ओके, सो ये मैंने लिखा है कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो मैक्स टाइप है, सारे राइट हैंड साइड एलिमेंट्स नॉन नेगेटिव हैं, ये जो 10 और 40 हैं। ओके, ऑल कंस्ट्रेंट्स आर लेस देन इक्वल टू टाइप। ओके, द स्टैंडर्ड फॉर्म विल बी दिस। स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी इस एलपीपी की ये। स्टैंडर्ड फॉर्म में जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो मैक्स टाइप का होना चाहिए, तो ऑलरेडी मैक्स टाइप का है। ये हमने 2x1 प्लस x2 लिख दिया है। इसको हमने इक्वेशन बना दिया सिलेक्ट वेरिएबल x3 ऐड करके, इसको हमने इक्वेशन बना दिया सिलेक्ट वेरिएबल x4 ऐड करके। ये दोनों इक्वेशंस बन चुकी हैं, दोनों इनइक्वालिटीज़। ओके, अब इक्वल टू साइन आ चुका है यहाँ पे। अब चूँकि हमने x3 और x4 को भी इंट्रोड्यूस कर लिया है, x3 x4 को भी मतलब प्रॉब्लम में दिखा दिया है, तो हमको नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शंस में भी दिखाना होगा कि जो x3 x4 है वो भी x1 और x2 की जैसे नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। तो हमारा ये नया नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन हो गया। यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ये जो 2 है, दिस इज़ कॉल्ड कॉस्ट ऑफ x1। यहाँ पे 1x2 है, मतलब 1 इज़ द कॉस्ट ऑफ x2। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी हमको स्लैक वेरिएबल्स की कॉस्ट दिखानी होगी, और स्लैक और सरप्लस दोनों वेरिएबल की कॉस्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 0 दिखाई जाती है। ओके, यहाँ पर S3 S4 दोनों स्लैक हैं, तो ओके नो प्रॉब्लम। तो इनको लिखेंगे 0x3 प्लस 0x4। सो ये हमारा बन गया एलपीपी स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, अब हम तैयार हैं हमारी सिंपलेक्स मेथड यूज करने के लिए। तो सिंपलेक्स मेथड में बेसिकली टेबल्स होती हैं, पहली टेबल, देन दूसरी टेबल, देन तीसरी टेबल। ओके, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पेज में देखेंगे 4 टेबल, 5 टेबल, बहुत सारी टेबल्स होती हैं जब तक हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन ना मिल जाए। ठीक है, तो पहले हम, और सारे टेबल का फॉर्मेट सेम ही होता है, तो हम एक टेबल को समझ लेते हैं। देखिए इनिशियल सिंपलेक्स टेबल, इनिशियल मीन्स शुरुआती, प्रारंभिक, फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल भी आप इसे बोल सकते हैं। ओके,
यहाँ पर टेबल की स्पेलिंग गलत लिखी गई है, TABLE। ओके, सो एक फॉर्मेट देख लेते हैं हम सिंपलेस्ट टेबल का। देखिए ये है हमारी सिंपलेस्ट टेबल। जूम आउट। कुछ इस तरह का बनाना होता है हमें। ओके, सी जे में हमें रखनी होती है, सी मीन्स कॉस्ट, ठीक है। सी जे मीन्स जे की वैल्यूज आप 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं। तो ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है। ये C1 C2 C3 C4, ठीक है। C1 है x1 की कॉस्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, C2 है x2 की कॉस्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, C3 है x3 की कॉस्ट, C4 है x4 की कॉस्ट। तो ये CJ एरो का निशान बना है, मतलब ये C1 C2 C3 C4 है। यहाँ पर आपको ये याद रखना है, आपको यहाँ पे CB लिखना है, यहाँ पे B फॉर बेसिस लिखना है, XB मतलब बेसिक वेरिएबल, स्मॉल b मतलब ये राइट हैंड साइड वाले एलिमेंट्स, और यहाँ पे y1 y2 y3 y4 आप लिख सकते हैं, ठीक है। 4 हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं, x1 x2 x3 x4, तो आपको 4 कॉलम यूज करने हैं। ये बाद में पढ़ेंगे, बाद में देखेंगे, फिलहाल इतना बनाना है। अब देखिए एक और बात, इस वीडियो में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि बेसिक वेरिएबल्स क्या, बेसिस क्या होता है एंड सो ऑन। जो सिंपलेस्ट मेथड यूज करके एक एलपीपी को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं वही इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा। ओके, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। सो ये हमने लिखा। यहाँ पर y1 के नीचे आएंगे x1 के कॉफिशेंट्स, ये 1 2, ठीक है। y2 के नीचे आएंगे x2 के कॉफिशेंट्स, -1 -1। y3 के नीचे आएंगे x3 कॉफिशेंट 1, यानी है मतलब यहाँ 0 x3 है तो 1 0, उसी तरह से 0 1 x4। ये भी हो गया। बी में आता है ये 10 and 40, ठीक है। नाउ सी बी में आता है जो सी जे है, मतलब कॉस्ट ही आती है, बट किसकी कॉस्ट ये हम देखेंगे अभी। पहले पी से पहले हम देखते हैं एक्स बी। तो एक्स बी मतलब बेसिक वेरिएबल्स। ओके, बेसिक वेरिएबल्स अभी हमारे इस फिलहाल फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल के लिए जो बेसिक वेरिएबल्स हैं वो हैं x3 और x4। बेसिक वेरिएबल क्या होते हैं ये हर टेबल में आप समझ सकते हैं। जो भी देखिए 4 कॉलम्स हमारे पास, तो एक तरह से समझ सकते हैं कि 2/4 का एक मैट्रिक्स बन चुका है ये पूरा, 2 रोज और 4 कॉलम्स। आप देखेंगे कि कौन से कॉलम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे हैं। ये दिस थर्ड कॉलम एंड दिस फोर्थ कॉलम, ये मिलके एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे हैं, ठीक है। इसलिए थर्ड कॉलम का वेरिएबल मतलब x3, फोर्थ कॉलम का वेरिएबल मतलब x4। x3 और x4 होंगे हमारे बेसिक वेरिएबल। ये ऐसा हर टेबल में होता है। आप आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे यहाँ पर बेसिक वेरिएबल x1 और x4 हैं, क्योंकि x1 का कॉलम है 1 0, x4 का कॉलम है 0 1। ओके, x4 x1 नहीं आएगा, x1 x4 आएगा। तो ऐसा मतलब ऐसे कॉलम जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएं उनके करस्पॉन्डिंग जो वेक्टर्स होते हैं वो होते हैं हमारे बेसिक वेरिएबल्स, वो वेरिएबल्स। ओके, तो यहाँ पे 3/3 का तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनना नहीं था, बिकॉज 3 रोज हमारे पास है नहीं। तो 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन सकता है। यहाँ पे 1 0 हुआ x3 के लिए तो x3 लिख लिया, 0 1 हुआ x4 के लिए तो हमने x4 लिख लिया। ओके, ऑल राइट। तो ये हो गए बेसिक वेरिएबल्स। अब ये बेसिक वेरिएबल्स के लिए जो कॉस्ट है हमारी यहाँ ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वो आती है यहाँ। जैसे x3 की कॉस्ट मतलब यहाँ लिखी जाएगी C3 जो है मतलब 0, x3 की कॉस्ट 0, x3 की कॉस्ट यहाँ आएगी 0, x4 की कॉस्ट कितनी है 0 है तो यहाँ 0 आ जाएगा। और ये जो चीज़ लिखी है अल्फ़ा 3 अल्फ़ा, इसको अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज पूरी टेबल में कहीं भी इसका यूज़ नहीं है, तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको लिखना है तो आप इसको लिखने का तरीका यही है कि अगर यहाँ पे x3 लिखा है तो यहाँ अल्फ़ा 3 लिखेंगे, अगर यहाँ x4 लिखा है तो यहाँ पे अल्फ़ा 4 लिखेंगे, यहाँ पे x1 है तो यहाँ अल्फ़ा 1 आएगा, यहाँ पे x4 है तो यहाँ अल्फ़ा 4 आएगा, अगर यहाँ पे x3 होता तो यहाँ अल्फ़ा 3 आता है बस। ओके, तो इनको आई विल रिकमेंड दैट ये कॉलम आप हटा ही दो तो बढ़िया है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। जब एक बार ये हो गया, ये हमने लिख लिया, ये सब भी हो गया, उसके बाद निकालते हैं हम नेट इवैल्यूएशंस।
ओके, सो नेट वैल्यूएशन जिसको हम डेल्टा जे से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है जेड जे माइनस सी जे, और आगे इसको एक्सपेंड कर सकते हैं हम जेड जे मीन्स सी बी वाई जे एंड माइनस सी जे। ठीक है, सी बी मतलब ये, वाई जे मतलब ये सब। ओके, अगर आप डेल्टा वन निकालना चाह रहे हैं तो यहाँ जे की जगह वन रखेंगे तो डेल्टा वन हो जाएगा जेड वन माइनस सी वन, मतलब सी बी वाई वन माइनस सी वन, मतलब सी बी इंटू वाई वन दिस इंटू दिस करेंगे माइनस सी वन, मतलब दिस इंटू दिस का मतलब है सी बी इंटू वाई वन का मतलब है 0 इंटू वन प्लस 0 इंटू टू, और जो आएगा उसमें से हम सी वन घटा देंगे। ओके, तो इसी तरह से डेल्टा जे, और यहाँ पे एरो का निशान है, जस्ट अ मिनट, डेल्टा जे। ओके, तो जे की वैल्यू बदलते रहिए 1 2 3 4, तो ये डेल्टा वन एरो का निशान है, मतलब ये है डेल्टा जे, डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री डेल्टा फोर। डेल्टा वन क्या होगा, जेड वन माइनस सी वन, मतलब सी बी वाई वन माइनस सी वन, मतलब सी बी इंटू वाई वन माइनस सी वन, तो ये आ जाएगा माइनस टू, बिकॉज 0 इंटू वन कितना हुआ, सॉरी 0 प्लस 0 इंटू टू कितना हुआ 0, और जितना भी आया इसमें से हमें C1 मतलब 2 घटाना है, तो ये हो गया माइनस टू। उसी तरह से ये डेल्टा टू आने वाला है, डेल्टा टू कैसे आएगा, वही सी बी वाई टू माइनस सी टू, मतलब दिस इंटू दिस, ये हो गया फिर से 0 माइनस वन। उसी तरह से डेल्टा थ्री आएगा दिस सी बी इंटू दिस, फिर से 0 हुआ माइनस 0 एंड 0। एक और बात, ये जो बेसिस बना रहे थे, ये जो वेक्टर्स मतलब जो बेसिक वेरिएबल्स हैं x3 x4, इनके नीचे जो डेल्टा जी की वैल्यू आएंगी वो हमेशा 0 आएंगी ऑलवेज। तो इनको कैलकुलेट करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो बेसिक वेरिएबल्स हैं, मतलब ये x3 x4 बेसिक वेरिएबल है, इनके कॉलम के नीचे 0 लिख सकते हैं आप सीधा। जैसे सेकंड टेबल में भी आप देखेंगे तो x1 एंड x4 बेसिक वेरिएबल्स हैं, तो x1 का कॉलम मतलब ये, इसके नीचे आप सीधा बिना कैलकुलेट किए 0 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 0 आना ही है। ओके, सो x4 मतलब ये फोर्थ कॉलम, इसके नीचे आप सीधा 0 रख लीजिए। अब चेक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ 0 आना ही आना है। वन मोर थिंग, फिर से हम इस टेबल में आते हैं। किसी भी टेबल में जो बेसिक वेरिएबल होते हैं हमने देखे क्या होते हैं, जिनके कॉलम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं, तो बाकी जो वेरिएबल्स रह गए हैं उन्हें हम बोलते हैं नॉन बेसिक वेरिएबल्स। ओके, तो इस टेबल के लिए x3 और x4 बेसिक वेरिएबल हैं और x1 और x2 नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो अभी जो मैंने बोला वो मैंने ये बोला कि हर टेबल में बेसिक वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग डेल्टा जे की वैल्यू 0 होती ही है हमेशा। नॉन बेसिक वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0, पॉजिटिव या नेगेटिव। वन मोर थिंग, अगर किसी टेबल में जितने भी डेल्टा जे हैं वो सब नॉन नेगेटिव हो जाएं, दैट मीन्स ऐसा हो जाए, यहाँ पे इन्होंने फॉर्मूलाज में भी दिया होगा, ये अगर डेल्टा जे मतलब जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए, ऑल मतलब कोई भी नेगेटिव ना रहे, देन द सॉल्यूशन एट दिस इटरेशन इज ऑप्टिमम। ठीक है, सपोज ये 2 और ये 1 होता प्लस प्लस, तो सारे डेल्टा जे क्या हुए थे, नॉन नेगेटिव, कोई भी नेगेटिव नहीं था। तो हम बोलते कि ये टेबल हमारी ऑप्टिमल टेबल है, मतलब आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यही टेबल हमारा सॉल्यूशन दे देती। और वो सॉल्यूशन क्या होता, x3 इक्वल टू 10, x4 इक्वल टू 40। बट इसको सॉल्व, हमारी जो प्रॉब्लम है उसमें एक्चुअल वेरिएबल x3 x4 नहीं थे, उसमें एक्चुअल वेरिएबल थे x1 एंड x2, बट यहाँ पे x1 x2 है नहीं। तो इस केस में क्या होगा, जितने भी वेरिएबल्स बेसिक नहीं है उनकी वैल्यू 0 मानी जाती है। तो अगर ये टेबल ऑप्टिमल टेबल होती तो ये टेबल सॉल्यूशन देती x3 इज 10, x4 इज 40, x1 इज 0, x2 इज 0। तो हमारा फाइनल सॉल्यूशन होता है x1 0, x2 0। ठीक है, जो कि नहीं है अभी, क्योंकि यहाँ पर कुछ डेल्टा जे नेगेटिव है। अब आपको क्या करना है, देखिए ये हो गया, नेट वैल्यूशन निकल गई, बेसिक वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग नेट वैल्यूशन 0 हो गया।
नॉन बेसिक वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग हम देख रहे हैं कि नेगेटिव है। यहाँ पर आपको कुछ फोकस करने की ज़रूरत है। देखिए, आपको यहाँ पर देखना है कि जितने भी नॉन बेसिक वेरिएबल हैं, जैसे हमारे इस टेबल के लिए x1 और x2 है, इनके लिए जो डेल्टा जे आया है, क्या कहीं पर किसी नॉन बेसिक वेरिएबल के लिए डेल्टा जे की वैल्यू नेगेटिव है और उसके ऊपर जो एलिमेंट लिखे गए हैं वो सब के सब लेस देन इक्वल टू 0 है? क्या ऐसा हो रहा है? मतलब क्या ऐसा हो रहा है कि जैसे नॉन बेसिक वेरिएबल करस्पॉन्डिंग डेल्टा जे ये नेगेटिव है और इसके ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं ये जितने भी, एक भी पॉजिटिव नहीं है? मतलब ऐसा सपोज ऐसा, ठीक है। ये मैं आपको लिखा हुआ दिखा देता हूँ कि कहीं पे लिखा होगा ये। दिस, if at least one ZJ minus CJ is negative and the corresponding elements Yij are less than equal to 0। ठीक है, ये बेसिकली ये जो स्टेप 8 है ये बोल रहा है कि अगर किसी भी नॉन बेसिक वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग डेल्टा जे की वैल्यू नेगेटिव हो और उसके ऊपर जितने भी एलिमेंट लिखे गए हैं ये, यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव ना हो, कोई भी नहीं, मतलब या तो यहाँ मतलब यहाँ पे 0 है या नेगेटिव है लेकिन पॉजिटिव मिल ही नहीं रहा आपको, तो इस केस को हम बोलते हैं कि दिस प्रॉब्लम हैज़ अनबाउंडेड सॉल्यूशन। ये जो हमारी दी हुई एलपीपी है उसका अनबाउंडेड सॉल्यूशन होगा, जो कि इस प्रॉब्लम का है। ये आप बगल में आपको ग्राफिकल मेथड से भी दिखा रखा है और ये शो हो रहा है कि अनबाउंडेड सॉल्यूशन है, ठीक है। और फर्स्ट टेबल, सेकंड टेबल के बाद जब थर्ड टेबल बनाई मैंने, ये देखिए थर्ड टेबल में आपको दिख भी रहा है, थर्ड टेबल में आपको दिख रहा है कि अनबाउंडेड सॉल्यूशन, बिकॉज इस टेबल में देखिए x1 मतलब ये बेसिक वेरिएबल है, x2 मतलब ये बेसिक वेरिएबल है, क्योंकि ये दोनों मिलके आइडेंटिटी बना रहे हैं, तो इनके करस्पॉन्डिंग डेल्टा जे की वैल्यू तो 0 होनी थी। तो x3 और x4 हमारे नॉन बेसिक वेरिएबल हैं, ठीक है। x3 के करस्पॉन्डिंग ये नेगेटिव आ रहा है और नेगेटिव के ऊपर यहाँ कुछ भी पॉजिटिव नहीं मिल रहा है, तो ये एक इंडिकेशन है, संकेत है कि हमारी जो प्रॉब्लम है उसका अनबाउंडेड सॉल्यूशन है, ओके। एनीवेज, नाउ क्वेश्चन ये आता है कि कैसे हम टेबल 1 से टेबल 2 में जाते हैं। यहाँ पर टेबल 1 ने हमें अनबाउंडेड सॉल्यूशन होने की कोई भी संकेत नहीं दिया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है कि नेगेटिव हो रहा है और ऊपर कुछ पॉजिटिव नहीं मिल रहा है, ऐसा यहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें जब एक बार सारे डेल्टा जे निकल गए तो हमें मोस्ट नेगेटिव डेल्टा जे चूज करना है। मोस्ट नेगेटिव कौन सा है? -2। यहाँ पर हमें एरो का निशान बना देना है, ऑलराइट। दैट मीन्स ये हो गया हमारा एंटरिंग वेक्टर। जो नया टेबल बनेगा, देखिए नए टेबल में कुछ भी डिफरेंट, मतलब काफ़ी चीज़ें सेम है। जैसे फर्स्ट टेबल में सीजे थे, यहाँ भी वही सीजे हैं। ये सब चीज़ें जो लिखी गई हैं CB से लेके या Y4 तक, ये सब सेम कर रखे मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक कि आप देखोगे कि ये जो 1 -1 1 0 है ये भी सेम है, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें सेम रहती हैं बट कुछ चीज़ें बदल जाती हैं। वो देखिए कैसे। मोस्ट नेगेटिव जो डेल्टा जे होगा ये वाला, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल है मतलब x1, ये हो जाएगा हमारा एंटरिंग वेरिएबल, ठीक है। एंटरिंग वेक्टर बोल लो या एंटरिंग वेरिएबल, और इस पर एरो का निशान बनाते हैं। एरो का निशान बनाने के बाद हमें इनको देखना है, ये जो एंटरिंग वेक्टर x1 है, इनके एलिमेंट्स को 1 2 को, और ये b वाले एलिमेंट्स लेने हैं, ठीक है। 10/1 40/2 ये करना है हमें। दिस इज़ कॉल्ड मिनिमम रेशियो रूल। ये हम निकाल, मिनिमम रेशियो रूल हमें बताता है कि आउटगोइंग वेक्टर क्या होने वाला है। एंटरिंग वेक्टर तो मिल गया x1, ठीक है। आउटगोइंग वेक्टर क्या होगा ये मिनिमम रेशियो बताता है। और ये कैसे देखते हैं? जो b है, b के एलिमेंट्स अपॉन जो एंटरिंग वेक्टर है उसमें जो यहाँ वाली एंट्रीज है
10/1 40/2। बट ध्यान ये देना है कि यहाँ पर जो एलिमेंट है वो पॉजिटिव होने चाहिए। अगर ये सपोज -1 होता है यहाँ पे, तो आप 10/-1 नहीं करते, कुछ नहीं करते यहाँ पे, तब आप केवल 40/2 करते, ठीक है। और या फिर अगर यहाँ पे 0 होता अगर, तो भी आप 10/0 नहीं करते। मतलब अपॉन में जो आ रहा है ये पॉजिटिव ही लेना है, ओके। सो यहाँ पे तो दोनों पॉजिटिव हैं, तो हम 10/1 लिखेंगे जो कि 10 हो गया, 40/2 करेंगे जो कि 20 हो गया। मिनिमम रेशियो रूल होता है कि दो रेशियोज हमने देखे, दोनों रेशियोज में से जो मिनिमम है मतलब 10, ये इसके करस्पॉन्डिंग एरो का निशान बनाना है। दैट मीन्स इससे करस्पॉन्डिंग जो ये x3 है ये हो जाएगा हमारा आउटगोइंग वेक्टर। तो आउटगोइंग, जस्ट अ मिनट, आउटगोइंग वेक्टर हो गया हमारा x3 और इनकमिंग वेक्टर हो गया हमारा x1, ठीक है। इसका मतलब x3 आउटगोइंग मतलब बाहर जाएगा और इसकी जगह आएगा x1। x3 बाहर गया और यहाँ पे आ गया x1, देखा। नेक्स्ट टेबल में पहली रो में x3 की जगह आ गया x1 और x4 अपनी जगह बना हुआ है। दिस इज व्हाट वी मीन बाय इनकमिंग एंड आउटगोइंग। तो हो क्या रहा है, सेकेंड टेबल में जो बेसिक वेरिएबल्स थे वो चेंज हो गए, ठीक है। फर्स्ट टेबल में बेसिक वेरिएबल्स थे x3 x4, लेकिन सेकंड टेबल में x3 चले जाएगा और x3 की जगह आएगा x1, क्योंकि x1 इनकमिंग वेक्टर है या एंटरिंग वेक्टर बोल लो, और x3 आउटगोइंग वेक्टर है। तो x3 की जगह हम रख देंगे x1 और x4 अपनी जगह रहेगा, ठीक है। और फिर से इसको आप इग्नोर कर दो तो अच्छा ही रहेगा, ठीक है, बी वाले कॉलम को। नाउ ये 2 0 हो जाएगा। सी बी मतलब सी बी में हमेशा हम बेसिक वेरिएबल्स की कॉस्ट रखते हैं, तो यहाँ पे बेसिक वेरिएबल x1 हो गया, तो इसके करस्पॉन्डिंग कॉस्ट क्या थी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 2, x1 x4 की करस्पॉन्डिंग कॉस्ट क्या थी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 0, ठीक है। ये इस कॉस्ट की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये सब हो गया। उसके बाद ये, इसमें आपको ध्यान देना है, देखिए इनकमिंग वेक्टर ये वाला हुआ, आउटगोइंग वेक्टर ये वाले रो हुई, तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम, ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 1 पर। तो 1 होगा हमारा की एलिमेंट, ओके। जहाँ पर इनकमिंग वेक्टर वाला कॉलम और आउटगोइंग वेक्टर वाली रो इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं की एलिमेंट। तो ये हमारा की एलिमेंट है। और नेक्स्ट टेबल में की एलिमेंट को 1 बनाना होता है। ये पहले से ही 1 है तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो गई है। बट अगर ये सपोज 1 नहीं होता, सपोज 3 होता, तो हम पूरी इक्वेशन को यहाँ 10 से लेके 0 तक पूरी रो को 3 से डिवाइड करते हैं ताकि यहाँ 1 आ जाए। अगर यहाँ 4 होता तो 4 से डिवाइड करते, ठीक है। एनीवेज यहाँ पे 1 ही है तो हमने जैसा था वैसे लिख दिया, 10 1 -1 1 0, 10 1 -1 1 0 ही लिख दिया, ठीक है। तो की एलिमेंट 1 बना दिया हमने, पहले से ही 1 था। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर 0 आना चाहिए अब, मतलब यहाँ पर ये 0 आना चाहिए। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज सेकेंड टेबल में x1 बेसिक वेरिएबल बन चुका है, ठीक है। तो x1 का जो कॉलम है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाला कॉलम होना चाहिए। x1 ने किसकी जगह ली है, x3 की। x3 में कैसा कॉलम था, 1 0, तो इसका मतलब x1 के करस्पॉन्डिंग यहाँ 1 0 आना चाहिए, क्योंकि यही रूल है। x1 x4 को मिला के आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनना चाहिए, तो 1 0 0 1 या 1 0 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ 0 कैसे आएगा, सिंपल है। यहाँ पे 0 आने के लिए आपको जो ये 10 1 -1 1 0 है इसकी मदद लेनी है। तो क्या करेंगे आप, दिस रो -2 इंटू दिस रो, ठीक है। सो इस रो को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, उसके बाद यहाँ से घटा देना है, तो ये हो जाएगा 10 दूनी 20, 40 में से 20 गया 20, 2 एकम 2 एंड 2 2 -2 0, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई किया -2 एंड -1 -2 मतलब -1 + 2 1, फिर 0 -2 इतना, 1 - 0 इतना, यहाँ पे 0 आ गया। और आप देख सकते हैं नई टेबल तैयार हो चुकी है। इस टेबल में बेसिक वेरिएबल्स हैं x1 और x4, क्योंकि x1 का कॉलम 1 0 है, x4 का कॉलम 0 1 है, ये दोनों मिलकर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे हैं।
पूरी नई टेबल तैयार हो चुकी है। फिर इसके बाद क्या करना है, हमें नेट वैल्यूएशन निकालना है। फिर से डेल्टा जे, फिर से वही बात, बेसिक वेरिएबल्स हैं x1 और x4, तो इनके नीचे पहले से यहाँ जीरो रख दो, ये जीरो ही आएंगे। आप देख सकते हैं, देखिए 2 इंटू वन 2 हुआ, 0 इंटू जीरो 0 हुआ, 2 इंटू वन प्लस 0 इंटू जीरो हो गया 2, उसमें से हम ये घटा देंगे तो 0 आ गया। उसी तरह से ये भी 0 आ जाएगा। ये हमें निकालने हैं, ये हो जाएगा देखिए 2 इंटू माइनस वन माइनस टू, ये इंटू ये 0 -2 -1। ओके, यहाँ पे एक मिस्टेक हो चुकी है। 2 इंटू माइनस वन माइनस टू एंड -2 -1 -3, ये -3 होना चाहिए। एनीवेज इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2 इंटू वन 2 0 दिस। तो इस बार देखिए, ये तो बेसिक वेरिएबल्स हैं, नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैं x2 एंड x3। इन करस्पॉन्डिंग ये वाला तो पॉजिटिव हो गया है, विच इज़ गुड, बट ये वाला भी नहीं हुआ है। तो मोस्ट नेगेटिव कौन सा हुआ, ये हुआ। तो ये हो गया हमारा नया एंटरिंग वेक्टर। कौन सा एंटरिंग वेक्टर, ये एंटरिंग वेरिएबल x2। और आउटगोइंग क्या होगा, हम b के साथ ये एंटरिंग वेक्टर के ये जो एलिमेंट्स हैं इनका रेशियो लेंगे। तो 10/-1 एंड 20/1। बट फिर से मैंने यहाँ पे देखिए 10/-1 नहीं ली गया है, क्योंकि डिनोमिनेटर में पॉजिटिव ही लेना है। 10/-1 को कंसिडर नहीं करेंगे, नन लिख देंगे या ब्लैंक छोड़ दीजिए यहाँ पे। 20/1 हो गया 20। तो मिनिमम रेशियो रूल कहता है, अभी एक ही रेशियो है तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट यही चूज़ करना पड़ेगा। तो ये रो सेलेक्ट होगी, तो मतलब x4 हो जाएगा हमारा आउटगोइंग। ठीक है, तो x4 हो गया आउटगोइंग, x2 हो गया इनकमिंग। तो x4 जाएगा, x2 आएगा, तो जो नई टेबल बनेगी वहाँ पे x2 लिखा होगा, x1 x2। ये देखिए x1 x2। ठीक है, फिर से वही x1 x2 कॉरस्पॉन्डिंग या कॉस्ट रख देंगे, इसको तो आप भूल ही जाओ। ठीक है, और फिर ये कैसे कन्वर्ट होगा, देखिए की एलिमेंट कौन सा हुआ, ये वाली कॉलम ये वाली रो, तो 1। फिर से लकीली हमारे पास की एलिमेंट ऑलरेडी 1 आ चुके हैं। ठीक है, अगर नहीं आता तो हमें डिवाइड करना पड़ता। तो ये 20 0 1 -2 1, ये तो सेम रो रहने वाली है। ठीक है, ऐसे। बट अब हमें इस 1 के ऊपर, मतलब 1 के अलावा जितने भी ऊपर नीचे एलिमेंट हैं उन सबको 0 करना होगा। ठीक है, ताकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कॉलम बन सके। तो ये 0 करेंगे, 0 बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों रो को ऐड कर दो, दिस रो प्लस दिस रो, यहाँ 0 आ जाएगा। तो इनको ऐड किया 30 हो गया, ये हो जाएगा 30 1 0 -1 1 30 1 0 -1 एंड यहाँ पर शुड बी 1। बहुत मिस्टेक कर रखी है मैंने, शुड बी 1। ठीक है, तो इसमें बेसिक वेरिएबल क्या है, x1 और x2। तो x1 के लिए यहाँ पे पहले 0 रख दिया है, x2 के लिए यहाँ पे 0 रख दिया, क्योंकि ये 0 ही आने वाले हैं। उसके बाद 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 2, ये हो जाएगा 2 + 1, 3 हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा 2 -2 4। ठीक है, अब देखिए अभी भी सारे जो डेल्टा जे हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं हुए हैं, एक अभी भी नेगेटिव है। तो इस बार भी हम ऐसा कर सकते थे कि ये एंटरिंग वेक्टर है, बट अगर आपने ऐसे चूज़ किया तो आप आउटगोइंग वेक्टर नहीं चूज़ कर पाओगे, क्योंकि 30/-1 भी नहीं ले सकते, 20/-2 भी नहीं ले सकते। तो मिनिमम रेशियो रूल यूज नहीं कर पा रहे हैं हम, आउटगोइंग वेक्टर नहीं निकाल पा रहे हैं। तो यही वो कंडीशन है जब हम कहते हैं कि अनबाउंडेड सॉल्यूशन है। जब डेल्टा जे की वैल्यू किसी नॉन बेसिक वेरिएबल के लिए नेगेटिव हो जाती है और उसके ऊपर कुछ भी पॉजिटिव नहीं मिलता, तो हम बोलते हैं अनबाउंडेड सॉल्यूशन है। तो ये प्रॉब्लम हमारी अनबाउंडेड सॉल्यूशन, ये प्रॉब्लम जो हमें दे रखी है इसका सॉल्यूशन अनबाउंडेड है, यहाँ पे से दिख रहा है। ठीक है, और ग्राफिकली भी आप यहाँ से निकालोगे तो दिख रहा है कि अनबाउंडेड सॉल्यूशन है, फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है। एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे, तो सॉल्यूशन निकल चुका है। सॉल्यूशन ये है कि ये जो LPP हमें दे रखा है, दिस LPP हैज़ अनबाउंडेड सॉल्यूशन, मतलब इस जेड की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, कितनी भी वैल्यू बढ़ सकती है जेड की। सो अनबाउंडेड सॉल्यूशन है इसका। अब मैं थोड़ा एक आपको आइडिया देना चाहूँगा कि सिंपलेस्ट मेथड एक्चुअली करता क्या है। देखिए, आप जैसे ही ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करोगे तो ऐसे कुछ ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये कंस्ट्रेंट्स की लाइंस खींची है मैंने। ठीक है, तो आप देखेंगे जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, एक तो ये ओरिजिन है, दूसरा ये पॉइंट है ए, इससे कॉर्नर्स हैं 15, सॉरी नॉट 15, इससे कॉर्नर्स हैं 10 0।
ठीक है, ये आप खुद देख लीजिए। ये होने वाला है 30-20, दोनों कॉन्स्टेंट्स के क्वेश्चन सॉल्व करके 30-20 आएगा। तो एक कॉर्नर पॉइंट ये है 0-0, दूसरा है 10-0, तीसरा है 30-20। तो आप गौर से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि फर्स्ट टेबल में जो सॉल्यूशन आया था वो था x3 10, x4 40, मतलब x1 x2 क्या है 0-0। जो वेरिएबल यहाँ नहीं दिख रहे उनकी वैल्यू 0 आनी जाती है। तो x1 इज 0, x2 इज 0, मतलब हम 0-0 पर हैं। याद रखना ये x2 एक्सिस है और ये x1 एक्सिस है। तो अभी हम 0-0 पर हैं, मतलब हम ओरिजिन पे हैं। ठीक है, तो ये टेबल हमें ओरिजिन पे वैल्यू दे रही है जेड की, और जेड की वैल्यू होगी क्या, जेड की वैल्यू होगी हमारी दिस 10 इंटू 0 प्लस 40 इंटू 0, मतलब 0। तो यहाँ पर जेड की वैल्यू 0 है। उसके बाद सेकंड टेबल में आप जाओगे तो आप देखोगे कि x1 इज़ 10 एंड x2 इज़ 0। x2 यहाँ नहीं है, मतलब x2 इज़ 0। x1 इज़ 10, x2 इज़ 0, इसका मतलब 10-0। 10-0 मीन्स अब यहाँ पहुँच चुके हैं इस वाले कॉर्नर पॉइंट पे। इस वाले कॉर्नर पॉइंट पे वैल्यू क्या होगी जेड की, ये हो जाएगा x1 10 रख दो और x2 0 रख दो। ओके, यहाँ पर जो वैल्यू है 20 वो आ जाएगी। तो आप यहाँ पहुँच गए। इसका मतलब सेकंड टेबल हमें यहाँ पर वैल्यू बता रही है जेड की। जब आप थर्ड टेबल में आओगे तो आप देखोगे थर्ड टेबल में x1 इज़ 30, x2 इज़ 20। तो 30-20 पे हो आप। 30-20 मतलब यहाँ। तो एक्चुअली होता क्या है कि जो सिंपलाइज मेथड की जो टेबल हैं वो आपको एक कॉर्नर पॉइंट से नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट, उस कॉर्नर पॉइंट से दूसरा नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट, मतलब कॉर्नर पॉइंट्स पर ही वैल्यू चेक कर रही होती है सिंपलेक्स टेबल्स। ठीक है, तो सिंपलेक्स टेबल एक बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है जिसमें एक्चुअली हम कॉर्नर पॉइंट्स पर ही वैल्यू चेक कर रहे होते हैं। अगर एक कॉर्नर पॉइंट और होता तो हमें जो चौथी टेबल मिलती वो इस कॉर्नर, जो नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट है वहाँ पर वैल्यू चेक कर रहा होता। तो ये मैं जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ कि सिंपलेक्स मेथड करता क्या है। ओके, सो दिस इज इट। ओके, तो वन मोर थिंग, एक और चीज़ है कि हमने देखा कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन कब मिलता है, जब किसी टेबल में ये डेल्टा जो आप निकाल रहे हैं ये सारे के सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाते हैं, कोई भी नेगेटिव नहीं रहता, तब हम बोलते हैं कि वो ऑप्टिमल टेबल हो गई और ऑप्टिमल टेबल ही हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन देती है। इस केस में ऐसा कभी नहीं हुआ, तीनों टेबल में कहीं ना कहीं नेट वैल्यूएशन नेगेटिव रहा है। ठीक है, तो ऑप्टिमल टेबल नहीं, ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिला है हमें, अनबाउंडेड सॉल्यूशन वाला मिला है, जिसमें हम देखते हैं कि अनबाउंडेड सॉल्यूशन में कोई एक डेल्टा जी नेगेटिव होगा और उसके ऊपर कुछ भी पॉजिटिव नहीं होगा। ठीक है, तो थर्ड टेबल जो है यहाँ पर ये हमें बता रही है कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन अनबाउंडेड सॉल्यूशन होगा। एक और केस होता है जब हम देखते हैं कि किसी नॉन बेसिक वेरिएबल के लिए डेल्टा जे नेगेटिव है और उसके ऊपर कम से कम एक पॉजिटिव है। फॉर एग्जांपल अगर ऐसा होता ऐसे कि ये नेट वैल्यूएशन कहीं पे नेगेटिव है, जैसे -4, और इसके ऊपर एक एलिमेंट है जो पॉजिटिव है, कम से कम एक। इस केस में हम बोलते हैं कि देयर विल बी अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन, मतलब एक से ज़्यादा ऑप्टिमल सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। ये देखिए कि इफ़ एटलीस्ट वन डेल्टा जे इज़ जीरो, इफ एटलीस्ट वन डेल्टा जे इज़ ज़ीरो फॉर अ नॉन बेसिक वेक्टर एंड एटलीस्ट वन वाई जे इज़ पॉजिटिव। ओके, ठीक है। तो ये बेसिकली बोल रहा है कि अगर किसी नॉन बेसिक वेरिएबल के लिए, देखिए बेसिक वेरिएबल के लिए तो डेल्टा जी 0 होगा, बट किसी नॉन बेसिक वेरिएबल के लिए भी अगर डेल्टा जी 0 है और उसके ऊपर कम से कम एक पॉजिटिव एलिमेंट है तो हम बोलेंगे कि एक से ज़्यादा ऑप्टिमल सॉल्यूशंस होते हैं। यहाँ पर किसी भी टेबल में ऐसा नहीं हुआ कि हाँ हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे x1 और x4 बेसिक वेरिएबल हैं, नहीं हुआ है, यहाँ पे भी नहीं हुआ है, और नॉन बेसिक वेरिएबल में यहाँ पे भी नहीं हुआ है, डेल्टा जे 0 नहीं हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये 0 आ गया होता
नॉन बेसिक वेरिएबल के लिए डेल्टा जी 0 हो गया। इसके ऊपर आपको कम से कम एक पॉजिटिव एलिमेंट चाहिए जो कि दिख रहा है, तो हम बोलते कि इस जो एलपीपी हमें दे रखी है उसके पास एक से ज़्यादा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। ठीक है, थैंक यू। सो दिस इज़ इट। ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आपको नोट्स भेजे मैंने, उसमें सॉल्व कर रखी हैं प्रॉब्लम्स। ठीक है, पहली सिंपलेस्ट टेबल ये है, इसमें आप देखेंगे x4 x5 x6 x4 x5 x6, ये देखिए अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है, तो ये बेसिक वेरिएबल्स हैं। ठीक है, इनके करस्पॉन्डिंग 0 0 0 आना ही है। ठीक है, आप निकालने की ज़रूरत नहीं है, 0 0 0 आएगा ही। और x1 x2 x3 ये नॉन बेसिक वेरिएबल है, इनके करस्पॉन्डिंग आपको ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये कैसे आएगा, ये सी बी मतलब दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, जो आएगा उतना -2, तो ये आ गया। वैसे ये भी आ गया। इनमें से मोस्ट नेगेटिव चूज किया जो है -7, तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव है, तो ये मतलब ये वाला कॉलम मतलब x3, y3 कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल है x3, तो x3 हो जाएगा इनकमिंग वेक्टर। और आउटगोइंग कौन सा होगा, मिनिमम रेशियो दिखाएगा। इन्होंने मिनिमम रेशियो यहाँ पे नहीं किया है, इन्होंने मिनिमम रेशियो अलग से कहीं निकाला होगा जो कि इन्होंने नहीं लिखा है। ओके, नो प्रॉब्लम, हम देख लेते हैं मिनिमम रेशियो क्या होगा। तो ये इनकमिंग वेक्टर है, तो 100/4 100/2 100/3, तो इनमें से मिनिमम होने वाला है 100/4, तो ये वाला हमें रो लेनी है, मतलब x4 हो जाएगा आउटगोइंग, x4 इज़ आउटगोइंग, x3 इज़ इनकमिंग, तो x4 जाएगा x3 आएगा, तो जो नई टेबल बनेगी वो यहाँ पर x3 होगा, x3 x5 x6, ये देखिए x3 x5 x6, ऑलराइट। तो x5 x6 x3 के कॉरस्पॉन्डिंग 7 आ गया, क्योंकि x3 की कॉस्ट 7 रही होगी, ये देखिए x3 कॉस्ट 7 है। ओके, तो नई टेबल उन्होंने बना दी। देखिए, और एक और बात यहाँ पर देखिए, इनकमिंग वेक्टर ये था, आउटगोइंग के लिए हमने ये रो सेलेक्ट की, तो की एलिमेंट हो गया 4। ठीक है, तो नेक्स्ट टेबल में यहाँ पर की एलिमेंट 1 होना चाहिए, तो पूरी इक्वेशन को हमने 4 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 25, आपको दिख रहा है नीचे, ये देखिए यहाँ हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा 1/2 एंड सो ऑन। यहाँ पे 1 आ गया, एक बार यहाँ 1 आ गया तो हमें इसके नीचे 0 0 0 जाए हर जगह, ऑलराइट। मतलब इस पूरे कॉलम में यहाँ 1 आ गया, तो इसके अलावा वो इसके ऊपर और इसके नीचे जहाँ भी एक जगह बचेगी वहाँ 0 चाहिए, बिकॉज ये पूरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कॉलम होना चाहिए। तो इसलिए हमने कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे 0 चाहिए, तो इसकी मदद लेंगे हम इस रो की, तो इसको हम ट्वाइस कर लेंगे, दुगना कर लेंगे पूरी रो को, और इसमें से घटा देंगे, तो 2 - 2 0। ठीक है, 4 - 2 इंटू इतना 3, 100 - 2 इंटू इतना मतलब 100 - 50, तो 50। उसी तरह से यहाँ पे 0 चाहिए, तो दिस रो -3 इंटू दिस रो, तो ये आ जाएगा। तो ये बन गया हमारा y3, पहला कॉलम बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, चलिए यहाँ पे x3 आ गया। ठीक है, सेम चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे, x3 x5 x6 x3 यहाँ पे 0 रख दिया, x5 यहाँ 0 रख दिया, x6 यहाँ 0 रख दिया, फिर से देखा। अब ये भी सारे डेल्टा जे पॉजिटिव या 0 नहीं हुए हैं, एक दो नेगेटिव हैं। ठीक है, अनबाउंडेड वाला भी केस नहीं हो रहा है, तो देखेंगे मोस्ट नेगेटिव कौन सा है, तो ये वाला है, तो ये इनकमिंग वेक्टर हो जाएगा x2। फिर से मैंने रेशियो रूल लगाएंगे, तो ये अपॉन ये 50 हो गया, ये इतना हो गया, ये तो ये अपॉन ये हम नहीं लेंगे क्योंकि नेगेटिव है, तो ये अपॉन ये 50 और ये अपॉन ये लगभग 70, तो मिनिमम हो गया ये। ठीक है, देखो इन्होंने ये सेलेक्ट भी किया है, ऐसे सेकेंड रो सेलेक्ट हो रही है, तो 3 हो जाएगा की एलिमेंट, और x4 x5 जाएगा, x2 आएगा, तो ये हो जाएगा x3 x2 x6 x3 x2 x6। फिर से इन्होंने सॉल्व किया, इस बार आपने देखा जितने भी डेल्टा जे दिख रहे हैं आपको, ये जेड जे माइनस सी जे जितने भी नेगेटिव एलिवेशन हैं वो सब कोई भी नेगेटिव नहीं है, सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गए। तो यही हमारी थर्ड टेबल है, ऑप्टिमल टेबल, यही हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन देगा, ये नीचे लिखा हुआ है। और ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या देगा, x3 इतना, x2 इतना, x6 इतना। हमें x6 नहीं चाहिए, हमें चाहिए x1 x2 x3 जो कि ओरिजिनल वेरिएबल थे। तो x1 यहाँ नहीं है, मतलब x1 0 हो गया, x2 हो जाएगा 50/3, x3 हो जाएगा 50/3,
और ये हो गया ऑप्टिमल सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन पर जेड की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 200। ये वैल्यू हमने रख दी जेड के फॉर्मूले में। तो ये द सॉल्यूशन इज दिस कि x1 इतना है, x2 इतना है, x3 इतना है एंड मैक्स जेड इज 200। इस तरह से सारे क्वेश्चंस करने हैं। ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस 1 2 3 4 जो भी है, एंड द आंसर्स आर आल्सो गिवन आई थिंक। यहाँ आंसर्स दे रखे हैं साथ में। सो थैंक यू वेरी मच।